नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका था। पूर्व मध्यकाल का जो सेगमेंट है 800 से 1200, तो उसको कंप्लीट करते हैं इस वाली वीडियो में। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं, फिर MCQ देखेंगे। विग्रहराज चतुर्थ की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है। जैनकों से कवि बांधव और सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। तो कवि बांधव कौन कहलाता था? विग्रहराज चतुर्थ कहलाता था, और विद्वानों में सर्वप्रथम भी कहलाता था। ठीक है। और कवि बांधव किसने बोला था? जैनक ने बोला था, तथा सोमदेव ने बोला था उसे क्या? विद्वानों में सर्वप्रथम। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कौन कौन सी है? विद्वानों में सर्वप्रथम और ललित विग्रहराज। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और द्वितीय युद्ध में पराजय हो गई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालीमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाहें ग्रहण कराई। क्या है? देखो, संस्थापक गोपाल है और धर्मपुर के खलीमपुर लेख में कहा गया। तो खालीमपुर लेख था, कहाँ का था? ये धर्मपाल का है। ठीक है। और मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाहें ग्रहण कराई। नालंद में इसने एक बिहार का निर्माण कराया था। किसने? धर्मपाल ने करवाया है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। कौन कौन सी? विक्रमशिला की, और कहाँ पे? सोमपुरी पहाड़ियों में करवाई है उसने बिहारों की स्थापना। ठीक है। 1193 से 1202 के मध्य में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये जब मोहम्मद गजनबी का टाइम था, उसके बाद मोहम्मद गजनबी ने बख्तियार खिलजी को दक्षिण का अभियान के लिए गया था। तो उसमें बख्तियार खिलजी ने, मतलब बिहार, ये बंगाल, यहाँ पे गया हुआ था। तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है। पालवंशी शासक देवपाल कब? 1202 में। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। अब जो पालवंशी शासक था देवपाल, वो बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। किसने? देवपाल ने। ठीक है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कृत कल्पतरु की रचना किसने की थी? लक्ष्मीधर ने की थी। और किसका मंत्री था? ये गोविंद चंद्र का था। ठीक है। इसमें 24 अध्याय है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आलाउद्दीन महोबा संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल जिन्हें कहते थे कि सेनानायक थे, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। आलाउद्दीन। और चंदेलों और चौहानों के संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आलाखंड से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जेजाब भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है। खजुराहो लेख में
शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। धारक शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग में संगम जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? धंग ने। ठीक है। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। कौन थी? पुंडवर्धन भुक्ति। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों ने की युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ठीक है। कौन था संस्थापक? नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था, जिसने आदि वाराह तथा प्रभास उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदि वाराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। किसने? मिहिर भोज ने। कौन कौन सी? आदि वाराह उपाधि धारण की थी और प्रभास उपाधियां धारण की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्र पाल प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। किसने? हेमचंद्र ने। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसके सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है। हेमचंद्र, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के समय समझ लीजिए आप। ठीक है। सैन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो देखिए, चौहान कौन थे? सूर्यवंशी थे। और सैन वंश का क्या कहा जाता है कि ये कौन थे? चंद्रवंशी। उनका जो आदि पुरुष था वीरसेन था। सैन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम माहेश्वर निशंक शंकर आदि उपाधि धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? बल्लाल सेन ने। कौन सी? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी बल्लाल सेन ने। ठीक है। लक्ष्मण सेन सैन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। और विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जिमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। कौन कौन थे विधिवेत्ता? विज्ञानेश्वर थे, इन्होंने ही तो मिताक्षरा लिखी है। हिमाद्री और जिमूत वाहन। ठीक है। तो विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमूत वाहन ने कौन सा? दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। तो हेमाद्री जो थे वो 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महपाल के दरबार में रहते थे। तो हेमचंद्र के अलावा ये राजशेखर भी थे जो 2 के दरबार में रहे हैं, महेंद्रपाल प्रथम के और महिपाल के दरबार में। ठीक है। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वत्साल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की है। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। कौन? जयसिंह सिद्धराज। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खम्बात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालों या मुद्राएं दान में दी थी। ठीक है। परमार शासक बाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। किसने? बाक्यपति मुंज ने, जो कि परमार शासक था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। परमार शासक था बागपति मुंज, और मुंज सागर नामक तालाब भी बनवाया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की। ठीक है। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा साहसांग जैसी उपाधियां धारण की थी। राजा भोर परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। ठीक है।
इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है। कौन सी है? सम्रांगण सूत्राधार। ये किसकी बुक है? ये राजा भोज ने लिखी थी। ठीक है, यह वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय है। इसके 30वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारु चर्चा इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? भोजशाला। यहाँ पर बाग देवी भारतीय भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री है, स्थापित है मतलब। ठीक है, कौन सी? बाग देवी। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। ठीक है। गौडमाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वागपति की रचना है। कौन सी है? गौडबाहु। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप देख लेते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय है। ठीक है, इन्हीं की मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई हुई थी। तुरान का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। ठीक है, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को पराजित किया, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो किससे था? जावा सुमात्रा से। ये दर्शाते हैं। ठीक है, कि जावा सुमात्रा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। देवपाल को उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। ठीक है, इस बात से ये सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु अपना दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी? तो ये कौन थे? बालपुत्र देव थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार। ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया? हम्मीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, अग्निकुल में पैदा हुए थे, अग्निकुल के 4 उसमें से एक है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वी राज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहवान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आलाउदल संबंधित थे, तो कहाँ से थे? महोबा से संबंधित थे। और कौन सी लड़ाई हुई थी? ये परमर्दी देव और महोबा के राजा के साथ हुई थी, तो उसमें आलाउदल ने लड़ाई की थी। ये चंदल शासक परमार्दी देव परमल के सेना नायक थे, आलाउदल। ठीक है, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो और जगनिक कृत परमाल रासो के आलाखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, जगनिक कौन सी लिखी है? परमाल रासो ने। परमाल रासो के लेखक है तो जैनक है या जगनिक है? परमाल रासो, अच्छा पृथ्वीराज रासो बोल रहा है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा वो हो गया। चंद्रवरदायी है। ठीक है, और परमाल रासो का है कौन है? आलाखंड। और जगनिक लेखी है। ठीक है, और इसमें चौहानों को जो पृथ्वीराज रासो, इसमें क्या बोला है कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया और इन्हें राय पिथौरा भी कहते थे पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये जैनक है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। जगनिक, जगनिक की आलाखंड हो जाएगी। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो हो जाएगी, ये भी सुमेलित है। और नरपति नाल की बीसल देव रासो हो जाएगी। लेकिन जो हमीर रासो है ये अब्दुल रहमान की नहीं है, ये गलत है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। किसने की थी? सारंगधर ने। ठीक है, तो हमीर रासो की रचना किसने की है? सारंगधर ने। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दहली शहर की स्थापना की थी? तो ये तोमर वंश थे। इनका माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ठीक है, 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो तोमर ने किया था, बाकी अधिकार फिर चौहानों ने कर लिया था। जेजाब भुक्ति प्राचीन नाम है, तो किसका नाम है? बुंदेलखंड का नाम है। ठीक है, जेजाब भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाब भुक्ति कहलाया। ठीक है, धंग वंश किस वंश का शासक था? तो धंग वंश जेजाब भुक्ति के चंदेल जो थे बुंदेलखंड के। ठीक है, तो वहीं का राजा है। जेजाब भुक्ति के था। जेजाब भुक्ति के चंदेलों में धंग देव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। यह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा। तो काल क्रमानुसार करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो कीर्तिवर्मा आ जाएगा, फिर उसके बाद कीर्तिवर्मा सबसे पहले कीर्तिवर्मा नहीं, सबसे पहले यशोवर्मा आएगा। यशोवर्मा के बाद धंग आ जाएंगे, धंग के बाद विद्याधर आएंगे और फिर कीर्तिवर्मा आएंगे। कीर्तिवर्मा सबसे लास्ट में होंगे। ठीक है, विकल्प में दिए गए शासकों का कालानुक्रम क्या हो जाएगा? यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी तक आ जाएंगे। धंग जो है वो 950 से 1002 ईस्वी तक आ जाएंगे। विद्याधर हैं, विद्याधर 1019 से 1029 के टाइम आ जाएंगे ये। और कीर्तिवर्मा जो है ये 1060 से 1100 ईस्वी तक आ जाएंगे। ठीक है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो ये परमार राजा जो भोज हैं उन्होंने बनवाया इसका, त्रिभुवन नारायण मंदिर का चित्तौड़ के। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचना में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो कहाँ पे अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में कहा जाता है पुंडवर्धन भुक्ति। ठीक है, प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सैन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षेत्रीय वंश था, वह बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में उसने एक बिहार का निर्माण करवाया था। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? ओदंतपुरी। कहाँ पे है? बिहार में कहलाता है ना ओदंतपुरी। और जिसे ओदनापुरी भी कहते हैं, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, ओदंतपुरी की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये धर्मपाल ने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर इसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन है विक्रमशिला इसको देख लेते हैं सोमपुर महाविहार के बारे में। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के लेखों में
उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तो हरिभद्र किसके दरबार में निवास करता था? धर्मपाल के। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं दी। ठीक है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाई थी। ए हो जाएगा इसका आंसर 19 का। क्या था? विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक रहे हैं ने कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया। तो ये धर्मपाल ने किया है। ए आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के द्वारा और धर्मपाल द्वारा कराई गई थी। डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। ठीक है। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कौन थे? धर्मपाल थे। बी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है विक्रमशिला? ये भागलपुर में है। तो भागलपुर कहाँ पे है? भागलपुर है बिहार में। ठीक है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानी श्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस और किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो किसको चुना गया था इनमें से गोपाल और यशोवर्मन दो हैं, इन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने, सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाहें ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर ने, किसने बोला था? ये खलीमपुर अभिलेख में। ठीक है, खलीमपुर अभिलेख से बोला गया है। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदयपुर। तो तक्षशिला तो बहुत पहले खत्म हो चुका था इसमें। तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में, सी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा एवं सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार में दान दिए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में उदयपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंती दुर्ग ने रखी थी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव। ठीक है। राष्ट्रकूट के वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उसने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया था। कहाँ कराया था? उज्जैनी में करवाया था हिरण्य गर्भ यज्ञ। ठीक है, जिसे महादान कहते थे। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो किसने करा था? दंतीदुर्ग ने, राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वंश का। निम्न में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये अमोघवर्ष था, ये सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट का जो था, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय उसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों से वापस लौट रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा था। तो कौन सा राजा महानतम प्रतिहार राजा थे? मिहिर भोज कहलाता है प्रतिहारों में महान, ठीक है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर राज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था। इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यवती वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो मिहिर भोज ने आदि वाराह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आदि वाराह और कौन सी? प्रभास। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वाराह एवं प्रभास नाम जैसी उपाधियां धारण की थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार समायोजित करना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले वत्सराज आ जाएंगे। वत्सराज के बाद आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय, फिर महिपाल और फिर महेंद्रपाल, फिर महिपाल, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, और फिर महेंद्रपाल और महिपाल। शासकों का कालक्रम देख लेते हैं। वत्सराज का 775 से 800 था। नागभट्ट का 800 से 833 था। महेंद्रपाल का 885 से 910 ईस्वी था और महिपाल का 912 से 944 ईस्वी था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित नहीं था? तो नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल फर्स्ट था, देवपाल था, भरत भट्ट फर्स्ट जो थे वो नहीं थे, ठीक है। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाता था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का अभिलेख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। गुर्जर सर्वप्रथम क्या उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट वन था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल वन और देवपाल इत्यादि आते हैं। कौन कौन है? नागभट्ट वन थे, फिर उसके बाद वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल और फिर देवपाल, ठीक है। उस पाल के शासकों में भरत भट्ट का नाम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जय कुमार पाल की, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के प्रमुखता जयसिंह सिद्धराज के समय की थी, जबकि जो वो थे मेन सलाहकार वो कुमारपाल के टाइम थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे एक नया सावंत संबत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन ने चलाया था, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। लक्ष्मण सेन सैन वंश के शासक थे। 1178 से 1206 ईस्वी तक रहे हैं। 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नए संबत लक्ष्मण संबत का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, लक्ष्मण संबत का प्रारंभ निम्न में से किस वंश द्वारा किया गया? तो ये सैन वंश था, सैन वंश द्वारा किया गया, सैनों द्वारा। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध वीरवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे, जिमूतवाहन थे, राजशेखर नहीं थे, ठीक है। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, जिमूतवाहन। विज्ञानेश्वर की मिताक्षर थी और जिमूतवाहन की दयाभाग थी, ठीक है। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, जिमूतवाहन मध्यकालीन भारत के, अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 1, 2, 4, ठीक है। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जिमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध वीरवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमूतवाहन ने दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की।
हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में वह कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी और राजकार्यों के लिए नियमों की भी पुस्तक लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर जो थे गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके राज दरबार में कवि थे? तो ये महेंद्रपाल और महपाल दोनों के में थे। ठीक है, तो बी और सी दोनों होगा। सूची मिलान करना है। तो परमार कौन थे? परमार तो भोज परमार, इनकी क्या थी? धार थी, जो राजधानी थी धार थी। और चोल तो तंजौर में थे ही। और सोलंकी के हलवाड़े को प्रतिहार कन्नौज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? प्रतिहार का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, प्रतिहार वंश का संस्थापक। ठीक है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरवोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोल की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धार थी और चालुक्य तथा सोलंकी अग्नि कुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम और सोलंकियों की राजधानी अहलवाड़ थी। ठीक है, मूलराज प्रथम इसका फेमस वो था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। ए आंसर हो जाएगा इसका। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा संबंधित होने के कारण इतिहास में से गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो कौन थे? पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये त्रिकोणीय जो हुआ था त्रिकूट का, वो था 2, 3, 4। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। उसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर और प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। नेक्स्ट निम्न में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसमें से चोल नहीं था, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। महोदय किसका पुराना नाम है? तो सी हो जाएगा, कन्नौज का नाम है। महोदय निम्न में से किसे नगर महोदय श्री कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो जेजाब भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था, ये बुंदेलखंड को कहा जाता था। बाकी महोदय नगर, महोदय श्री कन्नौज को, महोत्सव नगर महोबा को और कोल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता है। कोल या कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा और महोदय श्री कन्नौज जेजाब भुक्ति जो कहते थे वो बुंदेलखंड को कहते थे। निम्न में से किसने खंबात में तोड़ी हुई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जयसिंह सिद्धराज की। और धार्मिक सहिष्णु कहा जाता था इन्हें। ठीक है, गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंबात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी।
परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो कृष्णाज नामक व्यक्ति को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो है, प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णाज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर कनकपाल को माना था। ठीक है, राजा भोज ने शासन किया, तो कहाँ किया? धार पर शासन किया था। बी आंसर हो जाएगा इसका। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र जो था वो उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार स्थानांतरित की। राजा भोज ने धार पर शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वान धार नगरी के बारे में कहा है कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजे राजा दिवंगते। तो निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये भोज ने लिखी है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर। ए आंसर हो जाएगा। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु है और सम्रांग गढ़ सूत्राधार है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद एवं तथा चारु चर्चा इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है। प्रारंभ में आयोग ने इसका उत्तर ए माना था। ठीक है, किसको? भोज को, परंतु अपने संशोधित उत्तर में बी कर लिया, गोविंदराज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री। अच्छा, कौन से ये उसमें आया था? ये UPLDA 13 में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का आंसर भोज माना गया था, बाद में गोविंदराज कर दिया था इन्होंने। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है तो देवी सरस्वती है, बाग देवी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर बाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री हैं। ध्यातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से जो गांगेय देव थे वो नहीं थे, बाकी मुझे तो प्रतिवल्लभ कहलाते ही थे, उमेंद्र और उदयादित्य थे। ठीक है, गांगेयदेव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र मुंज और उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र बोधगया, बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड है, शिरडी विदर्भ है, और नासिक मालवा तिरुपति रायलसीमा। तो इसमें से 2 और 5 सुमेलित हैं। ठीक है, तिरुपति रायलसीमा में नहीं है, रायलसीमा में है। ठीक है, 2 क्या है? खजुराहो बुंदेलखंड है, सही है। ठीक है, और सेकंड कौन सा सही है? ये तिरुपति जो है रायलसीमा का कहलाता है। क्या है देख लेते हैं। बोधगया बिहार में है, गया में। ठीक है, खजुराहो बुंदेलखंड कहलाता है। शिरडी जो है वो महाराष्ट्र अहमदनगर कहलाएगा, और नासिक महाराष्ट्र में है। तिरुपति जो है रायलसीमा आंध्र प्रदेश। ठीक है, गोडवैहो की रचयिता है तो कौन है? बागपति हैं गोडवैहो के रचयिता, तो 54 का सी हो जाएगा। गोडवैहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वागपति की रचना है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता है उसे कहते थे अर्घट्टा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है तो जैनुल आबदीन है, डी आंसर हो जाएगा इसका। कश्मीर अकबर के समान धर्म सहिष्णु सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया और श्रीभट्ट तथा मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो जैनुल आबदीन का नाम शाही खां था। ठीक है, शाही खां था मेन नाम, और बाकी ने अकबरी भी कहा जाता था। 1420 में, डी आंसर हो जाएगा। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन में बैठा हुआ। कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ
वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णुता, उसकी धार्मिक उदारता में उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके शासन समय में महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ था। ठीक है, उसने जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था वो भी हटा दिया था, जजिया कर जो हटा दिया था। ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। उसने गौहत्या को निषिद्ध किया। उसके समय में महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद भी हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण ये जो चीज़ें की थी उसी कारण उसको अकबर कहा जाता था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे, भी एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक। ठीक है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव थे, या हरिसिंह 1284 से 1325। ये कला साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है कुरुशपाल शिलालेख में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बस्तर रियासत के कुरुशपाल गांव से सोमेश्वर वन का शिलालेख प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। तो ये हमारा पूर्व मध्यकाल कंप्लीट हो चुका है। तो अब प्राचीन और पूर्व मध्यकाल हो गया है कंप्लीट। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।